स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। आजकल जम्मू कश्मीर में खेल जगत से जुड़े हुए लोगों में खुशी की लहर है। खिलाड़ी जो है अपने आप को काफी ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जो आम जनता है उनमें भी काफी ज्यादा खुशी है। और इसका कारण है कि जम्मू कश्मीर के ही एक बेटे ने जम्मू कश्मीर को गौरवान्वित किया है। जम्मू में रहने वाले 45 वर्षीय कुलदीप हंडू, जो कि राष्ट्रीय वुशु टीम के कोच हैं, इनको अभी हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च सम्मान है जो कि कोचेस को दिया जाता है, क्योंकि कोचेस का एक अहम योगदान होता है खिलाड़ियों की प्रतिभा में, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में। हमारे साथ आज खुद कुलदीप हंडू जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय वुशु टीम के जो है कोच हैं। अभी हाल ही में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले कुलदीप हंडू जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होना एक साधारण बात नहीं है, एक असाधारण बात है। और अगर हम आपके ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखें, आपकी परफॉर्मेंस को भी देखें, तो आपने काफी उत्कृष्ट योगदान दिया है खेल के जगत में और वुशु में, जिसमें कि आप महारत रखते हैं। सबसे पहले बताइए कि कितने गर्व की अनुभूति हो रही है, कितने प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आप जम्मू कश्मीर से पहले कोच हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बारे में बताइए। सर, ये कोच के लिए एक सर सम्मान की बात है। अगर उसको द्रोणाचार्य मिले तो वो एक बड़ी बात है सर। एक ड्रीम होता है कोच का कि मुझे द्रोणाचार्य मिले, और मेरा वो आज सपना पूरा हो गया सर। 29 जब भारत सरकार ने सर मेरे को सम्मानित किया, जो मेरी अचीवमेंट थी उस पर। और मेरे को सर प्लस मतलब खुशी की बात यह है कि वुशु में पहला द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, क्योंकि हमारे पहले से 4 अर्जुन अवार्ड मिले हैं और द्रोणाचार्य नहीं मिला था। बट फेडरेशन की बड़ी मेहनत से, फेडरेशन का सपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा सपोर्ट है, तो मैं पहला वुशु का द्रोणाचार्य अवार्ड बना। और जेएनके से बिलोंग करता हूँ, जेएनके में भी पहला अवार्ड है। ये ज्यादा सर मैं बड़ा इससे बड़ा खुश हूँ कि पहला अवार्ड ही बना मैं। अच्छा कुलदीप जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप मूलतः कश्मीर घाटी से हैं, श्रीनगर के जो रैनावारी लोकेलिटी है, आप वहां से मूलतः जो है बिलोंग करते हैं, वो आपका पैतृक जगह है आपकी। लेकिन 1990 में जिस प्रकार की वहां पर सर्कमस्टांसेस रही, जिस प्रकार की कश्मीर घाटी में हालात काफी खराब हो गए और आतंकवादियों ने जो अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित समाज है उनको टारगेट किया, कईयों की हत्याएं की गई, धमकियां दी गई और दुर्भाग्य से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा, क्योंकि आतंकवादियों ने जो है कश्मीरी पंडितों को निष्कासित किया। आपका परिवार भी उनमें एक ऐसा परिवार था जिनको अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ जम्मू आना पड़ा। आप हमें बताइए कि उस समय जीवन व्यापन करना तो काफी कठिन होगा, तो खेल की तरफ आपकी कैसे रुचि बनी, और खासतौर पर वुशु की तरफ, जिसको ज्यादा मतलब लोग उसको खेल के रूप में नहीं लेते हैं, तो उस बारे में जरा जानकारी दीजिए कि आप वुशु के प्रति कैसे आकर्षित हुए और उस समय 1990 में जीवन व्यापन करना कितना कठिन था। सर, इनिशियली जब मैं चाइल्डहुड में सर, मैं रानावारी मोतिहार से बिलोंग करता हूँ सर। वहां पर हम क्रिकेट खेलते थे, तो मोस्टली छुप छुप के मतलब चोरी चोरी छुप के मतलब क्रिकेट खेलते थे, और घर में बड़ी मार पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम कॉन्सेप्ट एक था कि पढ़ाई की तरफ पंडित, खासतौर पंडित कम्युनिटी की पढ़ाई ज्यादा करनी है। तो बोलते भी थे कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो तभी जाके कुछ होगा, अगर आप खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। बट सर फिर माइग्रेशन हुई 1990 में, तो कश्मीर में तो वेल ऑफ थे, अच्छी फैमिली थी, तो पूरा मैं आई वॉज प्लानिंग फॉर इंजीनियरिंग का मेडिकल के लिए ट्राई कर रहा था। मतलब तब मैं 8-9 पे पढ़ता था, तो बट मोटिव यही था। बट जब 90 में माइग्रेशन हुई तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहे बड़ी ज्यादा, तो किराए पे रहे, फादर साहब पे सारा बोझ पड़ा, तो उस वजह से थोड़ा सा वो पढ़ाई के मतलब जो मेरा एम था, थोड़ा सा मुझे लग रहा कि नहीं ये नहीं फुलफिल हो। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? प्लानिंग मेडिकल या इंजीनियरिंग में दोनों में, क्योंकि मैं पढ़ाई में तो ठीक था, बट उस टाइम जो मतलब जो स्थिति बनी वो तो दैट वाज नॉट कंडीसिव। तो फिर मैं थोड़ा सा, मैं स्पोर्ट्स की तरफ रुचि रखता था कि फिटनेस फ्रीक था मेरा। तो उस टाइम मेरा फ्रेंड था अशोक जुच्ची, तो उसको बड़ा था एज था मार्शल आर्ट का, तो उसने मुझे बोला चलो प्रैक्टिस हम करते हैं। फिर अब पीर को जाते थे, प्रैक्टिस करते, स्ट्रेचिंग करते। अच्छा, जब घाटी से कश्मीरी पंडितों का निष्कासन हुआ, तो यहाँ जम्मू में जब आप आए, आप किसी शरणार्थी शिविर में रहते थे या कहीं किराए के कमरे में रहते थे? नहीं, हम किराए पे रहते थे। हम 14 साल 14 ईयर्स हम किराए पे रहे, जुलाका महल्ले में। अच्छा। जैन बाजार में रहे वहां पर, तो वहीं से हम फिर प्रैक्टिस करते पीर को में, क्योंकि नियर बाय पड़ता था और वहां पर एरिया भी अच्छा था, तो वहां पर प्रैक्टिस करते रहे। भगवान भोलेनाथ की वहां पर कृपा रही,
तो मुझे अच्छी जगह उसी डायरेक्शन मिली, तो मैं फिर 2-3 साल में ऐसे प्रैक्टिस करता रहा। तो फिर हमारे रघुनाथ मंदिर में सुना था उस टाइम की ताइक्वांडो क्लास चलती है, ताइक्वांडो और वुशु की। तो फिर हम वहां पर जो मेरे गुरु थे विशाल शर्मा जी, वो उनका स्वर्गवास हो गया था 2006 में। तो उन्होंने मुझे सर पूरा प्रॉपर गाइड किया, उन्होंने मुझे ट्रेन किया कि कैसे कैसे करना, क्योंकि अप डाउन बड़े रहे, तो फाइनेंशियली डाउन थे। तो बट क्या बोलते हैं सर उसको, कि मुझे उस टाइम सपोर्ट चाहिए था। बट जो मेरे विशाल शर्मा जो गुरु थे, उनने मुझे बड़ा इमेंस सपोर्ट किया उस टाइम। तो मुझे उन्होंने हर चीज पे सपोर्ट किया, और मैं लगातार मैं 95 से पहला नेशनल खेली जो मिजोरम में होती, मैं वहां पर पहली बार नेशनल चैंपियन बना, और मैं लगातार 11 साल नेशनल चैंपियन रहा, और फिर इंटरनेशनल में भी 6 मेडल आ गए। तो 2007 में मुझे फेडरेशन के जो आनंद कक्कड़ सर थे हमारे सेक्रेटरी, उनने मुझे बोला कि आपकी स्पोर्ट्स जो एज प्लेयर आपका करियर अच्छा रहा, तो आप इसको एक्सपर्टाइज आप कोचिंग में भी दो, सो दैट कि वी कैन गेट द मेडल्स एट इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि उस टाइम मेडल नहीं आते थे इंटरनेशनल में, 1 या 2 आते थे। तो मैं फिर स्विच हो गया था जूनियर में सर। अच्छा अच्छा। तो आपने बताया कि 1990 में जब आप जम्मू आए तो आप झुलाका मोहल्ला में किराए के कमरे में आपका पूरा परिवार रहता था, आर्थिक संकट भी होगा उस समय काफी ज्यादा। तो आपने कहा कि रघुनाथ मंदिर के पास कहीं पर ताइक्वांडो की कोचिंग दी, वुशु की भी दी जाती थी, तो आप वहां ज्वाइन किया। तो वो मुफ्त में दी जाती थी या फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं सर ने तो मुझे टोटली, सर उन्होंने मुझे, मैं नेशनल में जाता था, वो मेरे से एक मतलब सारा वो बेयर खुद ही करते थे। तो मतलब एक शौक के कारण, आप एक रुचि के कारण आप वहां जाते थे? जी हाँ, उस टाइम था शौक की, बट फिजिक मेरी अच्छी थी, हाइट भी अच्छी थी। तो सर बड़े इंप्रेस हुए, उसने बोला कि अगर आप मेहनत और करोगे तो यू विल एक्सेल एट द इंटरनेशनल। तो माता पिता की तरफ से डांट तो नहीं पड़ती थी? नहीं, फादर मदर ने तो, मेरा मदर खास तौर मदर ने तो बड़ा सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मुझे वो चोरी पैसे, जब मैं बाहर खेलने जाता था तो अपनी पॉकेट मनी से, मुझे अपने तो पैसे मिलते थे मुझे, बट पॉकेट मनी से जो वो मम्मी के पॉकेट मनी थे वो मुझे देती थी, और मैं जाता था खेलने। उस टाइम बड़ा सपोर्ट था, पेरेंट्स का तो बड़ा सपोर्ट था। अच्छा। पूरे फैमिली का। तो पढ़ाई में कैसे रहे? पढ़ाई में ठीक था सर, पढ़ाई में, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि मेरा एम था मेडिकल और इसमें इंजीनियरिंग में, बट वो फुलफिल, क्योंकि उसमें थोड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे। फिर मैं जो गया, मैं कॉमर्स ले लिया, तो फिर MM कॉलेज में लिया एडमिशन, BCom वहां से किया। तो फिर ICCA चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्लान कर रहा था, बट मेरे नेशनल मेडल थे, तो उसमें मैं फिर 98 में मुझे जॉब भी मिली थी। ठीक ठीक। तो 1990 में जब आप जम्मू आए, तो आप कह रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा मकान था कश्मीर घाटी में, रैनावारी में, और रैनावारी के मकान तो हमने देखे ही हैं, काफी बड़े मकान होते थे। उस सब को आपको छोड़ छाड़ कर जम्मू आना पड़ा। तो जम्मू को में आपको एक किराए के कमरे में रहना पड़ा। तो अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए कि क्या स्ट्रगल होती थी, क्या क्या बाधाएं आई आपको आपके जो है रास्ते में? सर बहुत अप एंड डाउन से बहुत ज्यादा रहे, क्योंकि कश्मीर में थे, वेल ऑफ मैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाडला था मैं घर में, सबसे छोटा था, तो मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ता था, सारे मुझे पूरा ही तो प्यार से रखते थे। बट जब यहाँ पर आए तो ब्रदर मेरे शिफ्ट हो गए, दोनों ब्रदर जो मेरे बड़े भैया थे वो बाहर हो गए, एक लखनऊ गए थे, एक चंडीगढ़ गए। तो उतना फाइनेंशियल पापा पास नहीं था, उतना तो वेल ऑफ नहीं थे, जो SRTC में जॉब करते थे। फिर मतलब जो भी था पॉकेट में जो डैडी देते थे, हम पैदल जाते थे, कॉलेज जाते थे, पैदल ही जहां पर प्रैक्टिस करना। तो बड़ी ज्यादा लाइफ, बड़ी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि जम्मू में, श्रीनगर में तो हमारा जो 3 मंजिला मकान था, वहां पर 10-15 कमरे थे, यहाँ पर 1 कमरे में था, तो उसी में रहते थे, पढ़ाई भी करनी, और फिर मतलब बड़ा स्ट्रगल रहा सर उस पीरियड में। अच्छा, वो टर्निंग पॉइंट बताइए कि मतलब आपने तो कहा कि आप रघुनाथ मंदिर के पास जाते थे, वहां कोचिंग लेते थे ताइक्वांडो की, वुशु की, लेकिन सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि जब आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई कि किसी स्टेट टीम में सिलेक्शन हो गया या नेशनल टीम, वो क्या रहा, टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपके करियर में? सर वही कि मेरे जो फ्रेंड्स थे, मतलब उस टाइम जो मेरा सपोर्ट भी करते थे, मेरे मतलब बहुत सारे होते हैं फैक्टर्स की जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, बट मेरे मतलब कुछ होते हैं कि जो आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं। मैं अच्छी फिजिक थी, प्रैक्टिस भी अच्छा करता, डेडिकेटेड बड़ा था, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मेहनत करता था। तो मेरे जो सर थे मेरे पीछे पूरा बैक की रहते थे, मतलब बैकबोन की तरह, मतलब उनने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। और मुझे बोलते थे अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम है, डोंट टॉक टू देम, और अपना टारगेट फिक्स करो, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है, आपने दाएं बाएं नहीं देखना। तो मैंने कहा जो मेरे सर मेरे साथ है, तो मुझे कहीं दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं स्टेट में मेडल आया, तो उस टाइम जो पहली ताइक्वांडो स्टेट हुई थी, मैं जब फर्स्ट टाइम खेला था, मेरा गोल्ड आया, तो मैं MM स्टेडियम से बराबर घर तक मैं पैदल करके आया, वो मेडल डाल के, बड़ा खुशी थी। फर्स्ट पदक मिला था? हाँ, गोल्ड मेडल आया था स्टेट ताइक्वांडो में। तो
तो वो मेरा एक था कि उससे बड़ा इंकरेज हो गया। घर वाले बड़े खुश हुए, मेरे ब्रदर आए थे उस टाइम चंडीगढ़ से भी, लखनऊ से भी, वो भी बड़े खुश हुए। तो फिर मुझे सर 95 में मैं नेशनल जा रहा था मिजोरम, तो मैंने कहा लेट अस ट्राई कि कैसे खेलते हैं, मतलब होगा कि नहीं। तो मेहनत तो अच्छी थी, सर ने गाइडेंस भी अच्छी दी थी, तो मेरा वो पहला गोल्ड आया वहां पर, वो स्टेट का भी पहला गोल्ड था। मतलब राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। हाँ, नेशनल वुशु चैंपियनशिप, 6 नेशनल वुशु चैंपियनशिप थी। तो उसमें आपको स्वर्ण पदक स्वर्ण पदक मिला। दैट वाज द फर्स्ट मेडल फॉर द JNK, और मेरा वो पहला मेडल था, और मेरा वो टर्निंग पॉइंट था वहां से। फिर मैंने पीछे देखा नहीं, आई रिमेन 11 टाइम कंसेक्यूटिव नेशनल चैंपियन। अच्छा, 11 बार आप राष्ट्रीय चैंपियन रहे। रिकॉर्ड है वुशु में, मतलब 11 बार आपको स्वर्ण पदक मिला पूरा लगातार मैं 11 साल नेशनल चैंपियन रहा था। 1995 से 2005 तक। जी सर, 2007 तक मैं, फिर 2007 में मैंने नेशनल गेम्स खेला गुवाहाटी में, वहां पर ही मेरा गोल्ड आया। तो उसके बाद फिर मैं कोचिंग की तरफ आ गया सर। अच्छा कुलदीप जी, एक चीज बताइए कि ये जो आपने बताया कि आप एक एथलीट के तौर पर भी आपने काफी पदक जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में क्या आपने भाग लिया खिलाड़ी के तौर पर? जी, मैंने 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2 एशियन चैंपियनशिप, 3 साउथ एशियन गेम्स और 2-3 इन्विटेशनल चैंपियनशिप। उसमें मेरा 3 साउथ एशियन चैंपियनशिप मेरा 3 गोल्ड है, एशियन चैंपियनशिप में ब्रोंज है, हांगकांग में मेरा ब्रोंज है, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरा 4th प्लेस आया था मकाओ में, और एशियन चैंपियनशिप फिलीपींस में हुई थी, उसमें मेरा 4th प्लेस आया था सर। अच्छा कुलदीप जी, ईमानदारी से बताइएगा, जब आप रघुनाथ मंदिर में एक 14 साल का एक लड़का जब रघुनाथ मंदिर के पास जाता था ताइक्वांडो और वुशु सीखने, आपके कभी मन में या कभी सोच में आता था कि एक बार आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनेंगे, और फिर आप कोच भी करेंगे भारतीय टीम को, और आपकी कोचिंग के अंडर देश की टीम जो है स्वर्ण पदक जीतेगी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में? क्या उस समय आपके मन में ऐसा लगा था कि ये एक जो लक्ष्य है आप इसको प्राप्त कर पाएंगे? सर मेरा ऑब्जेक्टिव पहले ही था सर, कि मैंने उस टाइम जब मैंने पहले बताया सर कि मेरा पढ़ाई की तरफ था, और आई वाज प्लानिंग फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल, बट थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में वो नहीं अचीव कर पाया। बट जब मैं स्विच टू स्पोर्ट्स में आया तो आई मेड माई माइंड कि नहीं, अगर मैंने स्पोर्ट्स की तरफ जाना, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब करना ही करना है। और मेरे माइंड में पहले राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, और उसमें मेरा सर का बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि आपका यू कैन अचीव एनीथिंग, जस्ट कीप अपना माइंड जो है फोकस। मतलब आप चाहते थे कि इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करें, लेकिन चूंकि 1990 में आप जो है अपने परिवार के साथ जान बचाकर यहाँ जम्मू में शरण लेने आए, अपना घर बार छोड़कर, तो आर्थिक संकट के कारण आप अपनी पढ़ाई जो है इंजीनियरिंग की नहीं कर पाए। जी एग्जैक्टली, उस टाइम यही था कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गए, तो वो नहीं कर पाया। फिर आपने खेल की तरफ अपना रुझान मैंने फिर अपना खेल की तरफ रुझा, क्योंकि मैंने कहा चलो खेलेंगे, क्योंकि अगर मैं आज उस टाइम स्पोर्ट्स में था, एज था अच्छा कि जॉब मिलती थी यहाँ पर। मैंने कहा स्पोर्ट्स में अगर एक्सलेंस करना तो रिकॉग्निशन तो मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं चलता रहा उसमें, मैं ताइक्वांडो में भी 2-3 साल नेशनल चैंपियन रहा, और मैं साथ साथ बॉक्सिंग भी करता रहा। तो मैं JNK पुलिस का पहला खिलाड़ी हूँ जिसने ऑल इंडिया पुलिस में मेडल लाया। आपकी पुलिस में नियुक्ति भी हुई थी, क्योंकि आपने खिलाड़ी के तौर पर काफी जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद राज्य सरकार ने आपको पुलिस फोर्स में आपको इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया। मैं 1998 में सर एज सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ था सर पुलिस में, ऑन द बेस कोटा से। हाँ, ऑन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स। तो उसमें मैं 1998 में आया। तो पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा सपोर्ट है, उनने अभी तक मुझे, आज 22 ईयर्स हो गए पुलिस में, तो आज तक मुझे उन्होंने स्पोर्ट्स पे रखा, कभी मतलब फ्री हैंड रखा। जितने मेरे सीनियर्स अभी तक रहे हैं उनने मुझे पूरा सपोर्ट किया, कभी मुझे बोला नहीं कि आप मतलब आपको परफॉर्म करनी है पुलिसिंग भी। बट उनने मुझे, क्योंकि मैं रिजल्ट देता रहा, जब से मैं अपॉइंट हो गया हूं तो मैं इंटरनेशनल नेशनल में रिजल्ट देता रहा, तो उनने मुझे फ्री हैंड रखा। तो आप कह रहे हैं कि समय समय पर चाहे जो आपके कोच रहे हों या पुलिस फोर्स के अधिकारी रहे हो या आपके माता पिता रहे हो, सबने आपको हमेशा सपोर्ट किया है। अच्छा, ये आपने शुरुआत ताइक्वांडो से की, कोचिंग से, तब आपको पता था कि वुशु के नाम की भी कोई एक खेल है? मैं पहले इंटरेस्ट होता ताइक्वांडो में था, क्योंकि ताइक्वांडो में मेरे मेडल भी आ गए। बट मैं थोड़ा सा, क्योंकि जब वुशु भी करते थे सर, मुझे बोलते थे कि आपका जो फिजिक है, आपका वुशु की किकिंग अच्छी है, आपका पंचिंग भी स्ट्रांग है। तो उसमें थ्रोइंग का था, थ्रोइंग मेरी वीक थी, नहीं कर पाता था मैं। फिर मैं सर ने वो भी थोड़ा सा बताया, मैं जूडो वालों के पास जाता था या रसल के पास। तो वो फिर जब मैं इंडिया कप में भी रहा, फेडरेशन ने वहां पर जो कोचेस थे उन्होंने मुझे अच्छी तरह से सिखा दिया, तो मैं फिर ग्रूम कर गया वुशु में अच्छा सर। अब हम आपके कोचिंग के करियर पर आते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है कि एज अ कोच, क्योंकि आप भारत की जो राष्ट्रीय वुशु टीम है उसके कोच हैं, तो आपके मार्गदर्शन से, आपकी कोचिंग से, आपके गाइडेंस से
भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं विश्व चैंपियनशिप्स में और वर्ल्ड कप में 1 स्वर्ण पदक जीता है। और अगर हम बाकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को भी देखें तो आपने कुल मिलाकर 27 रजत पदक आपके गाइडेंस के अंडर खिलाड़ियों ने जीते हैं। रजत पदक जो हैं 27 और 57 कांस्य पदक। सही है। तो इतनी उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई कि एज अ कोच मतलब आप मतलब खिलाड़ियों के प्रति जो है काफी निष्ठावान हैं, आप उनको गाइड करते हैं, तो कैसे ये इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी, एशियन गेम्स में भी आपने पदक दिलवाए हैं, आपके गाइडेंस के कारण खिलाड़ियों ने जीते हैं, तो ये उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई? मतलब उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए कि कोचिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर मैं 2007 तक मैं एज प्लेयर ही खेलता रहा। फिर जो हमारे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी थे उसमें श्री आनंद काकड़ साहब, वो उनका भी बड़ा सहयोग रहा, मेरा बड़ा सपोर्ट करा मुझे, मतलब मेरा फेवरेट, मैं उनका बड़ा फेवरेट स्टूडेंट था। तो उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि उस टाइम इंडिया का लेवल उतना अच्छा नहीं था इंटरनेशनल पोडियम पे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि चल आप जूनियर टीम के साथ एसोसिएट हो। उस टाइम जानी थी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मलेशिया में। आपने बोला कि आप ट्रेनिंग की, आप कोचिंग की तरफ ध्यान दो, वही मतलब आपकी एक्सपर्टाइज हम उधर देखना चाहते हैं, क्योंकि आप इंडिया में प्लेयर तो बेस्ट थे, बट आप इधर कोचिंग में आ जाओ। तो देन मैं 2006-07 में मैं इंडियन टीम के साथ रहा, जूनियर टीम के साथ। तो पहली मलेशिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, उसमें पहला इंडिया का ब्रोंज मेडल आ गया। फिर साथ ही 2008 में सेकंड वर्ल्ड चैंपियनशिप थी इंडोनेशिया में, तो वहां पर हमारे 4 मेडल आ गए। तो एशियन चैंपियनशिप 2009 में हुई, वहां पर 5 मेडल आ गए। तो मेरा जो उस टाइम ग्राफ चला गया इंडियन टीम का, वो ऊपर चला गया। तो हमारी जो मेन टारगेट था उस टाइम 2010 एशियन गेम्स, क्योंकि जो इंडियन जो हमारा जो गेम का जितने भी स्पोर्ट्स है इंडिया में, वो एशियन गेम्स पे बड़ा डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो उनका जो एनुअल ग्रांट होती है, जैसे एसीटीसी एक्शन ट्रेनिंग प्लान होता है, वो डिपेंड करता है कि जो कैटेगराइजेशन प्रायोरिटी है कि अदर्स है कि जनरल है, वो निर्भर करती है इसी एशियन गेम्स में। तो एशियन गेम्स एक बड़ा मेन इवेंट है उसमें। तो हमारा 2006 में पहले ही ब्रोंज आया था हमारा, तो हम उस टाइम प्रायोरिटी में चले गए थे। बट सस्टेन करना उसमें तो एक बड़ी बात है कि अगर हमने और मेडल देंगे तभी हम प्रायोरिटी में रहेंगे। तो प्रायोरिटी में हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट मिनिस्ट्री का बड़ा रहता है। तो 2010 का मुझे टारगेट दिया था, उन्होंने बोला कि भाई यू हैव टू डू बेटर, क्योंकि आप पर हम बड़ा रिलाई करते हैं। तो फिर हम लगभग 1.5-2 साल हमारा फोकस रहा एशियन गेम्स में। 2010 में ग्वांगझो में हुई थी, और वहां पर लकीली हमारे 4 खिलाड़ी गए थे, उसमें से 2 मेडल आ गए हमारे, 1 सिल्वर 1 ब्रोंज। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। एशियन गेम्स में बड़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, मार्शल आर्ट में खासतौर। तो हमारा वहां पर 2 मेडल आ गए थे। तो फिर हमारी लगा जर्नी चलती रही। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2011 वहां पर हमारे 5 मेडल आ गए। फिर कंटिन्यू 2012 में एशियन चैंपियनशिप, वहां पर 10 मेडल आ गए। तो मेरा ग्राफ जो है मेडल में बढ़ता रहा। तो मैं उस टाइम नेशनल चीफ कोच भी था, तो फिर मेरे पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो साथ 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप मलेशिया हुई थी, वहां पर हमारे 7 मेडल आ गए थे, 2 सिल्वर आए थे। तो बट हम कहीं मिस कर रहे थे गोल्ड मेडल, क्योंकि हम नियर टू गोल्ड मेडल थे, बट वो नहीं हिट हो रहा था, अपना जो मेन था गोल्ड नहीं आ रहा था। बट वी वर्कड ऑन दैट, और 2014 में वर्ल्ड कप में हमारा फर्स्ट गोल्ड आ गया। और 2017 में आप ही कोच थे? जी 2017 में फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप कजान में रशिया में हुई थी, वहां पर हमारा फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल आ गया वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो वो पूजा कार्डियान थी। तो फिर 2019 में जो शंघाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, उसमें हमारे पहले 1 गोल्ड था, अभी रिसेंटली दूसरा गोल्ड भी कन्वर्ट हो गया, बिकॉज जो उसमें चैंपियन 75 वुमेन कैटेगरी में ईरान से थी, वो डोपिंग में पाएगी, तो इसलिए हमारा इंडियन टीम सिल्वर मेडलिस्ट को चैंपियन करार दिया गया। तो हमारा ये 2 गोल्ड हो गए वहां पर। तो बट मेन जो फोकस था एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में हमारा लगातार वुशु में अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस रही, मतलब अदर मार्शल आर्ट से। तो वुशु में अच्छा रिजल्ट रहा। 2006 में 1 ब्रोंज आया था, 2010 में 2 मेडल आ गए, 2014 में भी 2 मेडल आ गए, और 2018 में हमारे 4 मेडल आ गए। उसमें JNK का पहला मेडल आ गया था एशियन गेम्स से अभी तक। तो वो सूर्य भानु प्रताप सिंह मेरा स्टूडेंट था, मतलब JNK का, दैट वाज द फर्स्ट एवर मेडल फॉर द JNK। कुलदीप जी, अभी अगला लक्ष्य क्या होगा आपका कि ओलंपिक में आपके जो आपसे सीख रहे हैं खिलाड़ी देश के, उनमें से कोई खिलाड़ी ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक जीते, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते? क्या है अगला लक्ष्य, क्या है आपका टारगेट? है दैट इज 2022, क्योंकि मेरे पे अभी फेडरेशन जो है कि उनके पहले में हमारा जो
मेन जो वर्किंग है दैट इज टीम वर्क। फेडरेशन का बड़ा रोल प्ले करता है इसमें सर। ये जो फेडरेशन की जो वर्किंग है दैट इज वंडरफुल सर। वो प्लानिंग इतनी अच्छी तरह से करी, जो हमारे प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह बाजवा, वो पूरा सर फेडरेशन को उन्हें पूरा कंट्रोल कर रखा है। अच्छा मतलब फैमिली की तरह रखते हैं। और जो प्लानिंग चलती है, टेक्निकल कमेटी हमारे जो प्लानिंग करती है, हम उस पर एक्ट करते हैं सर। तो वर्किंग जो हमारी फेडरेशन की दैट इज वंडरफुल, और उन्हीं के कारण ये रिजल्ट इतना अच्छा हो रहा है। और सर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज मेरे शोल्डर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज 2022 एशियन गेम्स जो चाइना में हो रही है। मेरा जो एशियन गेम में हमारे लगातार मेडल, गोल्ड मेडल हमसे छूट रहा है, तो मैं चाहता हूं कि गोल्ड मेडल वहां पर आए। और स्पेशली मैं भगवान से मतलब अपनी मेहनत भगवान से भी प्रार्थना करता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो मेडल JNK से ही आ जाए सर। नहीं, अगर आप तो प्रतिभाशाली खुद कोच हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, खिलाड़ियों को, तो अभी तक आपने इतनी ख्याति प्राप्त की है, तो हम भी आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। तो कुलदीप जी, ओलंपिक में क्या यह मान्यता है इस खेल को? अभी यूथ ओलंपिक्स में आ गया सर, 2022 में हो गया था हमारा, बट सर वी मिस्ड क्योंकि थोड़ा सा चाइनीज लॉबी स्ट्रांग नहीं है। 2024 में ओलंपिक में है सर इसका चांस। मतलब 2024 में ओलंपिक में आ गया, खेल को भी मान्यता मिल सकती है। जी 2022 में डक्कर में यूथ ओलंपिक गेम्स में हो गया सर। तो क्या ओलंपिक में अगर इसको मान्यता मिलती तो लक्ष्य होगा? तो लक्ष्य होगा आपका कि पदक भारत को मिले? पदक सर मैं गारंटी देता हूं सर कि इंडिया का वुशु में मेडल जब भी ओलंपिक में आएगा तो फर्स्ट मेडल इंडिया वुशु का होगा सर, पहला ही मेडल। अच्छा 100%। अच्छा कुलदीप जी, आप जम्मू कश्मीर से ऐसे पहले कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी लेकिन चूंकि कोविड है, तो वरना तो राष्ट्रपति भवन में एक भव्य कार्यक्रम होता है, आपके परिवार के सदस्य भी आ सकते थे, लेकिन वर्चुअली आपको ये इस बार जो है ये सेरेमनी हुई। तो आपके इस मतलब अचीवमेंट से, इस जो आपने इतना मुकाम हासिल किया है, काफी जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो खिलाड़ी हैं या कोचेस भी हैं, उनको भी काफी प्रेरणा मिली होगी, एक एनकरेजमेंट मिली होगी, मोटिवेशन मिली होगी कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, वो भी मतलब जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप उभरते हुए खिलाड़ियों को, उभरते हुए या अलग अलग खेलों में, ना केवल वुशु में, बाकी खेलों में भी क्या संदेश देना चाहिए? बस सर अपना बस एक टारगेट सेट करो कि आपने अचीव क्या करना। क्योंकि आजकल सर बहुत सारे जो आजकल फैमिलीज में कॉन्सेप्ट था पहले कि खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। ना उधर जो अभी हमारे माननीय स्पोर्ट्स मंत्री साहब है, उनका एक वो हर बार बोलते हैं कि खेलोगे कूदोगे हो जाओगे लाजवाब। तो दैट इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट कि स्पोर्ट्स अब प्रोफेशन बन गया। इसमें एक आइकॉन बन जाता, आइकॉनिक फिगर बन जाता है कंट्री का। तो अगर मैं चाहता हूं कि अगर जो भी खिलाड़ी कुछ अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है, यू शुड फोकस अपना टारगेट पर रखना चाहिए, और अपनी जो कोचेस को रेस्पेक्ट करे, और जो कोच अपने को गाइड करते हैं उनको प्रॉपरली उसको फॉलो करे, और बाकी विद द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ द ऑलमाइटी वो अचीव करेंगे सर। मतलब जो माता पिता है उनको भी अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए प्रोत्साहन, और ना केवल क्रिकेट में, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं लोग क्रिकेट की तरफ ही ज्यादा जाते हैं। इसमें हमारा किसी ने कहा भी है, कोच, माता पिता और प्लेयर, अगर तीनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो दे कैन अचीव मतलब एनीथिंग सर इन द वर्ल्ड सर। वो एक सिनेरियो ही चेंज कर सकते हैं। मतलब लोगों के मतलब में मन में भावना है कि अगर उनका बच्चा क्रिकेटर बनेगा तो ही वो कुछ कर पाएगा, बाकी स्पोर्ट्स में जी कुछ है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है, देश के जो युवा वर्ग है अलग अलग खेलों को ले रहे हैं। हमने देखा है कि जैसे बैडमिंटन में है साइना नेहवाल है, PV सिंधु है, इन्होंने देश का नाम रोशन किया। अब लोगों में भी ये मतलब जागरूकता आ रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में भी अब ये जागरूकता आएगी कि जो माता पिता हैं वो चाहेंगे अपने बच्चों को कि वो खेल की तरफ जाएं? सर बहुत ज्यादा अब जो टोटली सर अब इतना स्पोर्ट्स के लवर्स हो गए हैं सर, पेरेंट्स खास तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा बच्चों को भेजते हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए, क्योंकि आजकल सर चेंज हो गया सर। अगर आप फिट हो, फिजिकली फिट हो, तभी आप एजुकेशन में आप एक्सलेंस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अभी जो मिनिस्ट्री का जो भी मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर मतलब, और जो यहाँ पर JNK गवर्नमेंट, ये अब सर एजुकेशन को ये स्पोर्ट्स को एजुकेशन के साथ भी मिला रहे हैं सर, कि जो इसमें जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एजुकेशन से जो स्किल मतलब नॉलेज ले सकते हैं, वो भी इसमें स्पोर्ट्स में डालते हैं। और नाउ स्पोर्ट्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी बना रहे हैं कि अपने एजुकेशन क्यूरिकुलम में आ जाए सर। तो उससे एक बड़ा बूस्ट मिल रहा है। प्लेयर मतलब अच्छे निकलेंगे, ग्रास रूट पे निकलेंगे, क्योंकि अभी खेलो इंडिया के स्कीम में भारत सरकार जो स्कीम है उसमें ग्रास रूट लेवल से प्लेयर बन रहे हैं, मतलब 4-5 साल से प्लेयर बन रहा है, उसको इंसेंटिव दे रहे हैं, मतलब पढ़ाई में मतलब उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो उससे बड़ा ग्रूम हो जाएगा, एक्सेल
अच्छा, ये बातचीत समाप्त करने से पहले एक चीज बताइए कि जब से ये घोषणा हुई थी, पहले तो घोषणा हुई थी कि आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने वाला है, अब तो आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल भी गया है, बधाई संदेशों का तो तांता लग गया होगा। बहुत ज्यादा सर, बट अभी कोविड की वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ सर। बहुत सारे घर में आ गए, बहुत सारे सोशल नेटवर्क में इतना वहाँ पर मतलब मैसेजेस आ गए क्या सर। कहेंगे लोगों को जो अपना मैं प्यार हर किसी आपको दे रहे हैं, अपनी शुभकामनाएं दे रहे मैं हैं? उनको धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उनकी गुड विशेस की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ सर।